Hmm. Good morning. Good morning. I am Anil Ojha, and today I am going to teach the history in class 10th. Class 10th, chapter first, Rise of Nationalism in Europe. Firstly, we should know about what we have to study in the first chapter. So I am going to tell about the introduction. और इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है इसके बारे में जानकारी लें तो फर्स्टली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड नेशनलिज्म इन यूरोप फ्रांस जर्मनी इटली एंड ब्रिटेन मीन्स नेशनलिज्म यूरोप कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ हुआ है इसके बारे में क्या हमको जानना है। नेशनलिज्म यूरोप कॉन्टिनेंट के फ्रांस में किस तरह से हुआ है, यूरोप कॉन्टिनेंट के जर्मनी में, इटली में, ब्रिटेन में, इसके बारे में बृहद जानकारी हमें लेनी है। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसको अगर हम कायदे से सुने और ध्यान दें तो हमारे समझ में आसानी से आ जाएगा। फिर सेकेंड क्या करना है, इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट रिप्लेसिंग मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। यानी कि जो नेशन स्टेट हमारे बने थे, नेशन स्टेट 19th सेंचुरी की अवधारणा है और नेशन स्टेट से पहले मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे जो मोनार्ची थे और यह मोनार्ची जो धीरे धीरे नेशन स्टेट के रूप में बदले हैं। नेशन स्टेट होता क्या है, नेशन स्टेट क्या होता है, सबसे पहले नेशन स्टेट के बारे में जानें। नेशन स्टेट एक पॉलिटिकल थॉट है और ये शेयरिंग करता है जिसकी कॉमन हिस्ट्री हो, कल्चर हो, इसके बारे में जानकारी लेता है और यह जो कॉमन कल्चर, हिस्ट्री और लैंग्वेज सेम हो इस टेरिटरी में, उससे जो एक सीमाओं में बांधा जाता है, इट इज़ कॉल्ड द नेशन स्टेट एंड वी आल्सो कैन से अबाउट द नेशन स्टेट मॉडर्न स्टेट। नेक्स्ट थिंग्स इन 1848 पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। जो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग आप बुक में देखेंगे तो उसमें 4 तरह की बातें उन्होंने ड्रीम की है। ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उन्होंने एक स्वप्न देखा है किस तरह से वर्ल्ड आज़ाद हो रहा है और यह आज़ादी, यह इसके बारे में उटोपिया मीन्स जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, इन लोग को इस यहाँ के जो लोग हैं ये चल रहे हैं इस इनके उटोपिया में, जो कि एनसीईआरटी की बुक में आपके दी गई है। उस फिगर को आप ध्यान से देखें एंड इस फिगर में एक बहुत से हर एक एज के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो एक लॉन्ग चेन बना के चल रहे हैं और ये लॉन्ग चेन जो बना के चल रहे हैं उसमें सबसे आगे कौन है, ये भी इसका एक क्रम है। मीन्स जिनको पहले आज़ादी मिली है जैसे फ्रांस के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, ये सबसे आगे चल रहे हैं और उसके पीछे जर्मनी है जो ट्री कलर लेके चल रहा है और ये जो ट्री कलर लेके चल रहा है इसमें क्या कर रहा है कि इसमें 3 तरह के अपना ध्वज है और उसके बाद कौन है तो वो देश हैं जो आज़ादी पाने के लिए आतुर है। मीन्स दे वांटेड टू टेक अ इंडिपेंडेंस और वहाँ पे मोनार्ची का शासन है और उसके पीछे लिबर्टी दिखाया गया है जिसे एक फीमेल फिगर दिया गया है जिनके एक हाथ में टार्च है इनलाइटनमेंट का और सेकंड में है एक चार्टर उन्होंने लिया हुआ है जो आज़ादी का प्रतीक है। और इस तरह से इस चैप्टर में और आगे हम क्या देखेंगे और इसमें देखेंगे कि व्हाट आर चैलेंजेस। मीन्स ये जो देश रिपब्लिक के लिए या रिवोल्यूशन के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे तो उनके सामने चैलेंज क्या क्या आ रहे थे, उस चैलेंज की चर्चा हो रही है इस चैप्टर में और बताया जा रहा है कि कौन कौन सी समस्याएं से जूझ रहे हैं। तो अब हम 1 by 1 इस इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक लेंगे जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। मीन्स फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, इसके अंतर्गत क्या कहते हो आप लोग निश्चित ही क्लास 9th में पढ़ चुके हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन होता क्या है, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन को एक छोटा सा शॉर्ट रूप में बोला जाए तो वहाँ पे एक बर्बर शासन था जो लुई 16 बहुत ही डिस्पोटिज्म और मोनार्च था जो चीज़ों को अनियमित तरीके से खर्च करना और विलासतापूर्वक वहाँ के टैक्स आम जनता पे जो 3 तरह की सोसाइटी डिवाइड किया था उसमें जो थर्ड सोसाइटी थी जिसको कि बहुत कम लाभ मिलता था लेकिन टैक्स उसको सबसे ज़्यादा देना पड़ता था, उस टैक्स का बोझ डालता चला गया और इसके चलते आम जन में विद्रोह की भावना हुई और वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ
और उस मोनार्ची से उस जो शासक जो निरंकुश हो चुका था, डिस्पोटिज्म था, उससे छुटकारा पाने के लिए वहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ। रिवोल्यूशन के बाद आफ्टर द रिवोल्यूशन फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक। तो इसमें हम लोग एक एक चीज़ करके देखेंगे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद वहाँ की स्थिति किस तरह से है। तो सबसे पहले द इंट्रोडक्शन ऑफ फादरलैंड एंड द सिटीजन। द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादरलैंड एंड द सिटीजन का मतलब ये हुआ कि वहाँ लोग इंट्रोडक्शन हुए, एक समूह, एक कलेक्टिविटी की भावना आई, वहाँ के लोग कलेक्टिव हुए। उन लोगों ने चाहा कि किस तरह से हम लोग एक दूसरे से लेकर एक समूह की भावना एंजॉय करें, और उस पर जोर दिए कि हम लोग आपस में किस तरह से रह सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे से जुड़कर अपने देश का विकास कर सकते हैं और एक एंजॉय रिपब्लिक कंट्री का कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग्स क्या है, तो न्यू ट्री कलर फ्लैग। न्यू ट्री कलर फ्लैग इन लोगों ने आफ्टर रिवोल्यूशन, वहाँ के रिपब्लिक जब फ्रांस बना तो वहाँ पे एक इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, और जो रॉयल स्टैंडर्ड जो मोनार्ची का फ्लैग था उसे हटाकर एक आज़ादी के रूप में वहाँ के पब्लिक इससे परिचित हुई। एंड नेक्स्ट थिंग्स फ्रेंच न्यू नेशनल एंथम। निश्चित है जब हमारा ट्री कलर फ्लैग हो गया, जब हम वहाँ पे कलेक्टिव भावना हुए, तो निश्चित ही हम वी विल टेक द न्यू नेशनल एंथम। तो हम लोगों ने नेशनल एंथम वहाँ के फ्रांस के लोगों ने लिया, और वहाँ के फ्रांस के लोगों ने नेशनल एंथम किस लैंग्वेज में गाया, तो फ्रेंच लैंग्वेज में गाया। और वहाँ एक नेशनल एंथम से एक तरह की स्पिरिचुअल भावनाएं आई, आपस में एक दूसरे से बंधन, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से रिपब्लिक की भावना, देश प्रेम के प्रति, नेशन स्टेट बनाने के प्रति भावना उभर के आई। नेक्स्ट क्या है, स्टेट जनरल। स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड। वहाँ पे जो स्टेट जनरल था उसका भी चुनाव किया गया, और स्टेट जनरल जो है इलेक्टेड हुई है सामान्य लोगों ने। वहाँ पे एक्टिव जो सिटीजन थे जो वोट दे सकते थे, उन्होंने स्टेट जनरल को इलेक्ट किया, और यही स्टेट जनरल बाद में जाके नेशनल असेंबली के रूप में बनी। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मीन्स वहाँ पे एक तरह का कानून बनाया गया। उस कानून बनाने के बाद उस कानून के सामने बिफोर द लॉ एवरी पीपल वेयर इक्वल, देयर वुड बी नो अनइक्वलिटी इन द सिटीजन ऑफ द फ्रेंच। तो ये एक तरह की व्यवस्था हुई। मैं आपको एक आउटलाइनिंग दे रहा हूँ ताकि आपके चैप्टर ही समझ में आए किस तरह से हम लोग वहाँ पे व्यवस्थाएं, नेशनलिज्म की भावना फ्रांस में आई है। नेक्स्ट है इंटरनल टैक्सेशन। कस्टम ड्यूटीज एबोलिश्ड, यानी जो टैक्स कई तरह के लगाए गए थे, जो मेजरमेंट कई तरह के थे, जो मुद्राएं कई तरह की थी, उसको एक समान रूप लाया गया और कई चीज़ों को हटाया गया। मेजरमेंट यानी माप तौल जो है उसके वेट को बराबर किया गया ताकि कहीं असुविधा व्यापारियों को ना हो, व्यापार और बिजनेस उद्योग ठीक से चलाया जा सके। जो नेक्स्ट है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म सेपरेट फ्रेंच आर्मी। जो नेशनलिज्म की भावना हमारे फ्रांस में हुई है, या उस फ्रांस में जो नेशनलिज्म की भावना हो रही है, इससे निश्चित ही अन्य देश भी प्रभावित हो रहे थे कि भाई किस तरह से वहाँ पे मोनार्ची को हटाकर एक रिपब्लिक बनाया गया, तो हम भी क्यों ना अपने देशों में बनाएं। तो यह भावना पूरे विश्व स्तर पे, यूरोप स्तर पे बढ़ती जा रही थी। फ्रेंच आर्मी का काम था वहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस कराना, लोगों को इसके बारे में बताना, ताकि हम फ्रांसीसी जिस तरह से रिवोल्यूशन करके रिपब्लिक हुए हैं, क्यों ना अन्य देश हों। यह तो हमने यहाँ की चीज़ों को देखा, और लेकिन समस्या यहीं तक सीमित नहीं रही। इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे हम नेपोलियन के नाम से जानते हैं। और वो नेपोलियन शुरू में तो देखने में बहुत ही रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेटर लगा, लेकिन आफ्टर दैट व्हेन ही imposed the hard rule in France, he became a monarch। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।